जम्मू में मूसलाधार बारिश के बीच तवी नदी के बेकाबू होने से हाहाकार मच गया। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता दिखा। दिल दहला देने वाली लहरों की जद में जो कुछ भी आया वो उनके साथ ही बह गया। इसी बीच तवी नदी पर बने एक पुल के पास सड़क धंसने से चीख पुकार मच गई। हादसे से पहले उस पुल से लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वहां इतना खौफनाक हादसा हो जाएगा, क्योंकि पुल के आखिरी छोर पर मौजूद वो सड़क इस तरह हिलती दिखी जैसे वहां भूकंप आ गया हो। इसके बाद तो लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ गया, ये गया, ओ शिट, ओ बाहर निकलो। देखते ही देखते उस सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में कई गाड़ियां फंस गईं। एक गाड़ी को देखकर तो ऐसा लगा कि वो किसी भी वक्त गड्ढे में समा जाएगी, इसीलिए उसमें सवार लोगों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की गई। ओ बाहर निकाले, निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ, ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार, ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो। आसपास मौजूद लोगों ने वहां फंसे लोगों की मदद की और उन्हें फौरन बाहर निकाल लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के पास हुआ और इस घटना के बाद उस पुल पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जम्मू में तवी नदी में आए उफान के बाद उसके आसपास के इलाके डूब गए। वहां सैलाब सड़कों के रास्ते लोगों के मकानों तक पहुंच गया। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे मौजूद ज्यादातर मकानों को खाली करने की चेतावनी दे दी, क्योंकि वहां नदी का पानी पहुंचने से बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। इस बीच प्रशासन ने लाउडस्पीकर से घोषणा करवाकर लोगों को सतर्क किया। तवी नदी के किनारे मौजूद जम्मू के गुजर इलाके में भी भारी नुकसान पहुंचा। वहां एक गोदाम में पानी भर जाने के बाद उसमें रखे फ्रिज और कूलर खिलौनों की तरह तैरते नजर आए, जबकि दर्जनों मकानों में पानी घुस जाने से लोगों पर आफत टूट पड़ी। मोहल्ले वाला पूरे खाली हो गया। वो कह रहे हैं पानी आने वाला, जल्दी खाली कर लो, बच्चों को लेके। तो हम घर पे खाली कर दिया, सामान वगैरह भेज गया, सारा जो डूब गया हमारा। नदी का पानी जम्मू शहर के अंदर भी घुस गया। सड़कें और गलियां पानी से लबालब हो गईं, लेकिन इसके बाद भी रास्तों पर गाड़ियों का आना जाना जारी रहा। इस बीच वहां डूब चुके रास्ते पर चलना एक कार सवार को भारी पड़ गया, क्योंकि उनकी कार सड़क किनारे मौजूद गड्ढे में फिसल गई। कार के बाईं ओर वाले दोनों पहिए हवा में उड़ गए। बाढ़ बारिश से परेशान हुए लोगों ने बताया कि इससे पहले साल 2014 में भी तवी नदी की वजह से जम्मू में बेहिसाब तबाही मची थी। लेकिन जम्मू के लोगों को इस मुसीबत से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने जम्मू के सभी स्कूलों और कॉलेजों को एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश दे दिया। यही नहीं, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि जम्मू में बारिश और तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग ने वहां आने वाले कई दिनों तक जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया, यानी पहले से परेशान लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। जम्मू में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। वहां मकानों के आसपास पानी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे उन मकानों को नदी के बीचों बीच बना दिया गया हो। उन मकानों में पानी भर जाने से कई लोग फंस गए। उनकी मदद के लिए एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पानी में डूब चुके रास्तों पर नाव उतार दी ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। कुदरत के इस कहर के बीच जम्मू में एक दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही मच गई। वहां सैलाब की चपेट में आकर 4 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कई लोगों के मकान बह गए। वहां मूसलाधार बारिश के बाद चिनाब नदी में ऐसा उफान आया कि उसका पानी गांव के गांव बहा ले गया। और डोडा के आसपास के इलाकों में चिनाब नदी का पानी किसी सैलाब की तरह आया। बादल फटने के बाद वहां पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां जोरदार सीटियां बजाई ताकि आसपास के लोगों को खतरे से आगाह किया जा सके। मटमैले रंग के उस सैलाब ने देखते ही देखते उस पूरी बस्ती को डुबो दिया। कई मकान तिनके की तरह उसमें बह गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया। लोगों की आंखों के सामने उनके मकान और दुकानें पानी में समा गई। डोडा के कुछ इलाकों में तो फ्लैश फ्लड की वजह से तबाही मच गई। वहां आए सैलाब को देखकर ऐसा लगा जैसे कई डैम एक साथ फूट गए हों। इस बीच डोडा की गंढो तहसील में तो पहाड़ों के ऊपर से पानी की ऐसी धार फूटी कि लगा वहां एक और बादल फट पड़ा।
डोडा में बादल फटने से अलग अलग तहसीलों में कुल 4 लोगों की मौत हो गई। वहां के कई इलाके चिनाब और बाकी नदियों के उफान में समा गए और इससे वहां के लोग खौफ से भर गए। बताया गया कि डोडा और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 3-4 दिन से बारिश का सिलसिला नहीं थमा। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। और फिर अचानक डोडा में बादल फटने से नदियों में आया उफान बेकाबू हो गया। डोडा के आसपास के कई गांव एक झटके में उस सैलाब में समा गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक उनके मकान उस सैलाब में कहीं गुम हो चुके थे। कई मंजिला इमारतें पानी की ताकत के आगे बेबस नजर आईं। कच्चे मकानों को तो बहने में मुश्किल से कुछ ही सेकंड लगे। बताया गया कि डोडा के आसपास के इलाके में पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिसे देखते हुए पहले ही प्रशासन ने चिनाब नदी के आसपास का इलाका खाली करवा लिया था। चिनाब के किनारे पे जितने भी लोग हैं उनको हमने मैक्सिमम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं अगर हमें सुन रहा है, अगर रह गया है तो वो फटाफट चिनाब इस जगह को छोड़ के ऊंचाई की जगह चले जाए। डोडा में आई इस आफत ने वहां के लोगों को बुरी तरह डरा दिया। वहां नदियों के आसपास जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। राहत और बचाव दल के लोगों को ये निर्देश दिए गए कि अगर कहीं भी किसी के फंसे होने की सूचना मिले तो उस तक तुरंत मदद पहुंचाई जाए। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोडा ही नहीं बल्कि उधमपुर में भी बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि बादल फटने के बाद बरसाती नालों ने उफनती नदियों का रूप ले लिया। बरसाती नालों का पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। उधमपुर में पिछले कुछ दिनों में आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसी और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ के ऊपर बादल फटने की घटना हुई, जिससे वहां कोहराम मच गया। बादल फटने के बाद पहाड़ी से पानी का सैलाब आया, जिससे वहां बहने वाले एक बरसाती नाले में उफान आ गया। नाले का पानी तेजी से बहता दिखाई दिया। ऊपर बादल फटिया, पूरा एक नाली ही पूरा नाला बनी है ये। जय श्री राम है। देखो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बादल फटने के बाद आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। एक इलाके में मकानों में पानी घुस गया। देखकर ऐसा लगा जैसे कोई नदी रास्ता बदलकर रिहायशी इलाके में घुस आई हो। ये नाला नहीं है, हमारा घर है और इतना पानी आया और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। यहाँ पे अभी तक सुबह का कोई भी नहीं आया। उधमपुर की तरह वहां से थोड़ी दूरी पर भी पहाड़ी पर बादल फटने की घटना हुई। इसके बाद वहां बहने वाले नाले में उफान आ गया। बादल फटने के बाद वो नाला किसी उफनती नदी की तरह बहता दिखाई दिया। कुदरत के इस कहर को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया और वहां रहने वाले लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू जिले के अखनूर में बहने वाली चिनाब नदी में सैलाब आ गया, जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। चिनाब नदी के किनारे मौजूद कई मंदिर पानी में डूब गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे निगरानी बढ़ा दी और लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से चिनाब नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। नदी में पानी बढ़ जाने से किनारे पर मौजूद कुछ मंदिरों ने जल समाधि ले ली और जो बच गए उन पर डूबने का खतरा मंडराने लग गया। नदी की उफनती लहरों ने आसपास रहने वाले लोगों के दिलों में दहशत भर दी। इसी वजह से प्रशासन ने नदी के किनारे निगरानी बढ़ा दी और वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए। और तो और लाउडस्पीकर की मदद से भी लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की गई। कृपया ध्यान दें, पानी का बहाव तेज हो चुका है, दरिया के किनारे ना जाएं। पिछले कुछ दिनों में जम्मू के अखनूर इलाके में बेहिसाब बारिश हुई। उसकी वजह से चिनाब नदी में सैलाब आ गया। इसीलिए नदी के किनारे मौजूद रिहायशी इलाकों में प्रशासन ने घूम घूम कर लोगों से घरों में रहने और सावधान रहने की अपील की। दरिया चिनाब के किनारे जाने की कोशिश ना करें। नदी दरिया चिनाब का पानी का बहाव बढ़ चुका हुआ है, इसलिए अपने अपने घरों में ही रहें। अखनूर में चिनाब नदी का पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया, लेकिन परेशानी की बात यह रही कि आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश की आशंका जताई और ऐसा हुआ तो फिर चिनाब नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के नजदीक पहाड़ खिसकने के बाद मलबे में दबकर 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए, जिन्हें कटरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच राहत और बचाव के लिए कई टीमें वहां पहुंच गई। उन्होंने मलबा हटाकर लोगों को निकालने का काम शुरू किया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से भयंकर तबाही मच गई। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के नजदीक ये घटना हुई। मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा और उसका मलबा चारों तरफ फैल गया। उसके साथ कई बड़े बड़े पत्थर भी नीचे गिर गए।
मलबा इतना ज्यादा था कि यात्रा मार्ग पर मौजूद लोहे का जाल और रेलिंग टूट गई। देखते ही देखते कई श्रद्धालु उसमें फंस गए। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालु दहशत में आ गए। हालांकि तुरंत ही राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया गया और इस काम में जुटे जवानों ने मलबा हटाकर कई लोगों को निकाला और उन्हें कटरा के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके खतरे में आ गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बनी तहसील में लगातार बारिश के बाद सेवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती दिखी और इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। उसके रौद्र रूप को देखकर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद ऐतिहासिक पिंगला माता मंदिर पर भी खतरा मंडराने लग गया। उसके बाद मंदिर को खाली करने की कोशिश तेज कर दी गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे से गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई। वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़क पर बिखर गए और सड़क पर पत्थरों का ढेर जमा हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां कई जगहों पर पहाड़ खिसकने और सड़कों के बहने की घटनाएं सामने आईं। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। मनाली में सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी नदी में गिर गई। इसके बाद वो गाड़ी बहते हुए काफी दूर तक चली गई। हालांकि उस गाड़ी का ड्राइवर पहले ही बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई। मनाली में हुई भारी बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर आ गई। इसकी वजह से वहां की कई सड़कों को भारी नुकसान हुआ और ऐसी ही एक सड़क पर खड़ी वो गाड़ी अचानक नदी में गिर गई। इससे पहले उस गाड़ी का एक पहिया हवा में लटका दिखा। जिस जगह पर वो गाड़ी खड़ी थी वहां से मलबा और छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। इसके अलावा सड़क पर पानी भी बहता नजर आया। ये देखकर ऐसा लगा जैसे किसी भी वक्त वो सड़क टूट जाएगी और वो गाड़ी नीचे बह रही नदी में समा जाएगी। और हुआ भी ठीक वैसा ही। कुछ सेकंड बाद सड़क का वो हिस्सा टूटा और वो गाड़ी नदी में समा गई। इस दौरान उस नदी का बहाव इतना तेज था कि वो गाड़ी तिनके की तरह बह गई। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी पूरी की पूरी पानी में डूब गई। वो दिखना ही बंद हो गई। ये खौफनाक मंजर देखकर आसपास मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। हालांकि गनीमत ये रही कि गाड़ी का ड्राइवर पहले ही बाहर आ गया, जिसकी वजह से वो बच गया। मनाली में हो रही लगातार बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर आ गई। लगातार जो है ब्यास नदी का जलस्तर यहाँ पर जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी लोगों से यहाँ पर जो अपील की जा रही है कि वे नदी नालों से इसमें दूर रहे। ब्यास नदी के उफान पर आने से वहां के कई रास्तों को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया। और तो और मनाली में बाढ़ से मची तबाही के बाद कई पर्यटकों के फंसे होने की खबर मिली। हालांकि प्रशासन के मुताबिक उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मनाली में हुई भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर आ गई। इसके बाद देर रात वहां अचानक बाढ़ आ गई और कई मकान, दुकान और होटल बह गए। इस बीच प्रशासन को वहां के एक इलाके में एक व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी मिली और इसके बाद मिट्टी खोदने वाली मशीन के जरिए उन्हें निकाला गया। पानी के बीच फंसे वो व्यक्ति उस मशीन के आगे वाले हिस्से पर लटके नजर आए। पल भर में उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। मनाली में पिछले कई दिन से बारिश का सिलसिला नहीं थमा। इसकी वजह से वहां की ब्यास नदी उफान पर आ गई। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उस नदी का पानी सड़कों तक आ गया। इसके बाद तो वहां हालात बेकाबू हो गए। वहां की कई सड़कें टूट गईं, वहां के बाजार डूब गए। इसकी वजह से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनके लिए अपने मकानों में भी रहना मुश्किल हो गया और मकानों से बाहर निकलना भी। 10 बजे के करीब ना सर पूरी तरह से यहाँ पर ये आ गया फ्लड सर। उसके बाद तो हम अपने बाल बच्चे को किस तरह बचाएं, कहाँ ले जाए, बाजार जाएं, उधर भी पूरा दलदल ही दलदल चला है सर। वहां के एक इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक देर रात अचानक बाढ़ आने के बाद उन्होंने पूरी रात डर के साए में बिताई, क्योंकि उनके मकानों के आगे लगातार पानी बढ़ता गया। भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ खिसकने की घटना भी सामने आई और इसकी वजह से मनाली कुल्लू हाईवे के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। और हाईवे के अलावा वहां के कई मकानों और होटलों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि बेहिसाब बारिश के बाद वहां बहने वाली ब्यास नदी उफान पर आ गई और इसकी वजह से नदी के किनारे पर बने कुछ होटल बर्बाद हो गए। इसके बाद उन होटलों में फंसे लोगों को वहां से निकाला गया, क्योंकि ब्यास नदी के तेज बहाव ने उन होटलों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ब्यास नदी के किनारे बने उन होटलों का सामान बिखरा नजर आया और उन होटलों की दीवारों से लेकर कांच के दरवाजों तक सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके अलावा नदी किनारे बने कुछ छोटे छोटे ढाबे भी ढह गए। इस दौरान कुछ लोग वहां फंसे भी नजर आए। जानकारी के मुताबिक उन लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। मनाली में रहने वाले लोगों के मुताबिक वहां पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार बारिश हो रही है और हर बीतते दिन के साथ वहां के हालात और बिगड़ते चले गए।
ये बारिश लगभग 2-2.5 महीनों से लगातार चल ही रहा है। अब ये स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन और मनाली के लोगों की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से ब्यास नदी और वहां मौजूद बरसाती नालों से दूर रहने की अपील की। और मनाली की ही तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी आसमान से आफत बरसी। वहां लगातार हो रही बारिश के बीच जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं से तबाही मच गई। कई मकान जमींदोज हो गए, कुछ मकानों में दरारें पड़ गईं। इसकी वजह से वहां रह रहे लोग सहम उठे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका घर भी कुदरत के कहर का शिकार न हो जाए। खतरे को देखते हुए कुछ लोगों ने इलाके को खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि मंडी में बहने वाली ब्यास नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया और नदी में खौफनाक लहरें उठती दिखी। देखकर ऐसा लगा कि अगर गलती से भी कोई उनकी चपेट में आ गया तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा तो वहां खलबली मच गई, क्योंकि नदी का पानी किनारों को पार करते हुए आसपास मौजूद मकानों तक पहुंच गया। कई मकान जलमग्न हो गए। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि वो नदी के किनारे न जाएं। हिमाचल प्रदेश में मंडी समेत उसके आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि बारिश के बीच जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने का सिलसिला भी तेज हो गया। वहां बाली चौकी बाजार में जमीन धंसने से 2 मकान ढह गए और कई मकानों की दीवारें दरक गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि जो मकान गिरे उनमें कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में रह रहे लोग दहशत में आ गए। वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़े। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कई इलाकों में पानी घुस गया। वहां भीषण बारिश के बीच बादल फटने की घटनाओं के बाद ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। वहां रहने वालों के ऊपर कुदरत का कहर टूट पड़ा। कई इलाकों में पुल बहने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के बीच जगह जगह पहाड़ खिसकने के बाद रास्तों का संपर्क भी टूट गया। इस बीच सेऊबाग इलाके में भी पुलिया नदी में समाती दिखी और इससे वहां रहने वालों की आफत बढ़ गई। और इस बीच एक पुलिया व्यास नदी की चपेट में आकर खिलौने की तरह बहती नजर आई। उस पुलिया के नीचे की मिट्टी भरभरा कर नदी में समा गई। उसके बाद उफनती नदी उस पुलिया को भी अपने साथ बहा कर ले गई। नदी के रौद्र रूप को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुल्लू जिले के अलग अलग इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को त्रस्त कर दिया, क्योंकि उनके मकानों के आसपास कमर तक पानी भरा नजर आया। उनके घरों के अंदर भी पानी घुस गया और उससे उनकी आफत बढ़ गई। इस बीच तेज बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ खिसकने की खबरें भी सामने आईं। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद हो गया। वहां कटान की वजह से उस सड़क का एक बड़ा हिस्सा उफनती नदी में समा गया। इस वजह से कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। इस बीच प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई। उधर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाओं की वजह से सैकड़ों लोग हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद 4 लेन टनल में फंस गए। पहाड़ के मलबे की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस बीच मूसलाधार बारिश और पहाड़ों से गिरते मलबे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। इसी वजह से सैकड़ों लोगों ने मंडी के पास मौजूद 4 लेन टनल में ही अपनी गाड़ियां रोक दी ताकि वो सुरक्षित रहें। वहां करीब 500-600 लोगों के फंसे होने का अनुमान जताया गया और वो लोग रात भर मंडी के उसी 4 लेन टनल में अटके रहे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मलबे की वजह से जैम हो गया तो लोगों का आगे जाना मुश्किल हो गया। इस दौरान प्रशासन ने भी मौसम को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर ही रुकने की अपील की। इसी वजह से मंडी के 4 लेन टनल में गाड़ियों की कतार लग गई। कुछ लोगों ने तो जमीन पर ही चादरें बिछा दी और अपने बच्चों को वहीं सुला दिया। लगभग 500-600 लोग इस वक्त हैं और 250-300 के करीब गाड़ियाँ फंसी हुई है। टनल में वो लोग घंटों तक फंसे रहे। इसे देखते हुए आसपास मौजूद मंदिरों की कमेटी से जुड़े लोगों ने प्रशासन की मदद से उन तक खाना पहुंचाया। गाड़ियों में खाने के बड़े बड़े बर्तन लेकर कुछ लोग टनल में पहुंचे और लोगों को बुला बुलाकर उन्हें खाना खिलाया। भाई खाना खाओ, आ जाओ खाना। दूसरी तरफ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जमा मलबे को हटाने का काम भी पूरी तेजी से चलता रहा। वहां मूसलाधार बारिश प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। बताया गया कि वहां बारिश की वजह से एक नहीं बल्कि कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर मलबे का ढेर लग गया। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिया कि जल्द ही मलबा हटाने का काम पूरा हो जाएगा और फिर रास्ता खोला जा सकेगा। इधर जम्मू में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया।
भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जम्मू से पठानकोट, दिल्ली और कश्मीर की तरफ जाने वाले सारे पुल बंद कर दिए गए। इसकी वजह से सभी तरह की बस सेवाएं ठप हो गईं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने और बाढ़ से हुई तबाही के बाद कश्मीर के कुछ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर भी असर पड़ा और करीब 30 मिनट तक सेवाएं ठप रहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाढ़ की वजह से यमुना नदी के बीच फंसी एक गाय को रस्सियों की मदद से चारा भेजा गया। पिछले 22 दिन से भीषण लहरों के बीच फंसी उस गाय को निकालने के लिए 2 बार कोशिश की गई, लेकिन बचाव दल की कोशिश नाकाम साबित हुई। उधर राजस्थान के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद वहां हालात बिगड़ गए। दौसा में बारिश तो थम गई, लेकिन वहां 2 दिन तक लगातार हुई बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। उन गांवों तक जाने वाली सड़कें बह गईं और पुलों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया और वो पुल लगभग गायब हो गए। बताया गया कि दौसा में करीब 48 घंटे बाद बारिश थमी, लेकिन इस बारिश की वजह से वहां जो पानी जमा हुआ वो आसपास के करीब 25 गांवों के लोगों के लिए मुसीबत बन गया। ये आप देख रही है कि तकरीबन 5 फीट तक पानी बह रहा है और इसका असर ये हुआ कि पीछे की तरफ के तकरीबन 2 दर्जन गांव हैं, उनका संपर्क इस हाईवे से कट गया। वहां के कई बरसाती नाले उफान के साथ बहते नजर आए। उनका उफान पुलों को लील गया, पुल दिखने बंद हो गए। इससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया, जिसे देखते हुए पुलिस की एक टीम को वहां तैनात कर दिया गया। बताया गया कि वहां भारी बारिश के बाद एक डैम फूट गया। इसी वजह से दौसा के आसपास के कई गांव टापू में बदल गए। ये इधर महेसरा का बांध टूट गया इधर पीछे, उसके टूटने के बाद इधर पानी का बहाव ज्यादा आ रहा है। पुलों और सड़कों पर बहते सैलाब को देखते हुए पुलिस वालों ने वहां बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए। जिन जगहों पर बरसाती नालों का उफान ज्यादा रहा वहां जाने पर रोक लगा दी गई, ताकि कोई उन पुलों को पार करने का जोखिम ना उठाए। इधर राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में एक गाड़ी बह गई। वहां लगातार हुई बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से ज्यादातर सड़कें भी पानी में डूब गईं। इसी बीच उस गाड़ी में सवार कुछ लोग पानी में डूबी एक सड़क से गुजर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो लहरों का सामना नहीं कर पाई और खौफनाक लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गईं। वो गाड़ी लहरों के साथ बहते ही कुछ दूरी पर पलट गई और उसमें सवार लोग वहां फंस गए। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया। सिरोही के सुमेरपुर के शिवगंज की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे कुछ लोग एक रस्सी को पकड़कर खड़े हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी ने उस रस्सी के दूसरे सिरे को उस गाड़ी से बांध दिया। इस बीच उनमें एक व्यक्ति भी उस गाड़ी के पास पहुंचे और वो उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालते दिखे। इस दौरान पानी की तेज धार में उस गाड़ी का आधे से ज्यादा हिस्सा डूबा नजर आया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों ने गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित निकाला। आरोप लगा कि वहां प्रशासन की तरफ से सड़क पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। ना ही कोई बैरिकेड थे, ना ही कुछ था और उन्होंने पानी के अंदर गाड़ी डाली और गाड़ी पानी में बह के नीचे खड्डे में जाके गिर गई। सिरोही के सुमेरपुर इलाके के अलावा लोटीवाड़ा गांव में भी सामान ढोने वाली एक गाड़ी उफनते सैलाब में फंस गई और एक ट्रैक्टर की मदद से उसे निकाला गया। उधर शिमला में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एक मकान पर गिर गया। मकान के पास खड़ी 2 गाड़ियां भी पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आ गईं। वहां कोकुनाला इलाके में हुई इस घटना में उस मकान को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बांदा में बारिश के बीच मिट्टी की एक दीवार ढहने से 2 लोगों की जान चली गई। घटना बबेरू इलाके में हुई। बताया गया कि एक बुजुर्ग और उनकी पत्नी दीवार के पास बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान वो भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। ग्रामीणों के सहयोग से उक्त दोनों शवों को निकाला गया और उनको पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। भारी बारिश और भयंकर बाढ़ की वजह से उत्तर रेलवे ने 10 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया। दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत और श्री शक्ति एक्सप्रेस, जबकि ऋषिकेश और कटरा के बीच चलने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई। इधर गुजरात के द्वारका में सड़क पर बह रहे सैलाब में एक मोटरसाइकिल समेत पूरा परिवार बह गया। वहां भीषण बारिश के बाद भाणवड़ इलाके में वर्तु नाम की नदी उफान पर आ गई और इससे सड़कों पर पानी आ गया। इस बीच वहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और उनकी मोटरसाइकिल पानी में फिसल गई। उसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। लोग उनकी मदद करने के लिए पानी में कूद गए। काफी मेहनत के बाद उन लोगों ने मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को पानी से निकाला, लेकिन इस घटना के बाद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि उस सड़क से गुजरने के दौरान उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल पानी में गिर गई। इसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उस पानी में समाते नजर आए। ये देखकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए।
वो लोग आनन फानन में उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अपना मोबाइल फोन दूसरे लोगों को पकड़ा दिया और पानी में कूद गए। इस बीच पानी की तेज लहरों को देखकर लोग डर गए। गनीमत यह रही कि समय रहते ही सूझबूझ से मोटरसाइकिल सवार लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच पाई। डरा देने वाली ये घटना द्वारका जिले के भाणवड़ इलाके में हुई। वहां लगातार बारिश के बाद वर्तु नाम की नदी का जलस्तर बढ़ गया और इससे आसपास के इलाके में सैलाब बहता दिखा। भाणवड़ से नवागाम को जोड़ने वाली उस सड़क पर भी पानी लबालब हो गया। इससे नदी और सड़क का फर्क ही मिट गया और वो मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद रिवर फ्रंट का हिस्सा डूब गया। साबरमती नदी में धारोई और सरदार सरोवर बांध से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया। इसके साथ ही लगातार हुई बेहिसाब बारिश की वजह से भी बाढ़ आ गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को रिवर फ्रंट पर जाने से रोक दिया। वहां वन विभाग के कर्मचारियों की भी तैनाती कर दी गई, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट पर बाढ़ के पानी के साथ बहकर आए कई जहरीले सांपों के दिखने से दहशत मच गई और उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग के कई कर्मचारी जगह जगह पर मौजूद दिखे। उन्होंने वहां से कई सांपों को पकड़ा और अपने साथ ले गए। अहमदाबाद में साबरमती नदी विकराल हो गई और वहां साबरमती रिवर फ्रंट के वॉकवे यानी पैदल चलने वाली जगह पर उफनता सैलाब बहता दिखाई दिया। ऐसे में रिवर फ्रंट पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पानी साबरमती नदी में आने के बाद अहमदाबाद की जो मध्य से बहने वाली साबरमती नदी में पानी आ चुका है और 3 दिन से स्थिति देखने को मिल रही है। अहमदाबाद रिवर फ्रंट है। महसाणा में मौजूद धारोई और नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से साबरमती नदी में पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से साबरमती नदी में उफान आ गया और अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम भी बाढ़ से प्रभावित हो गया। बताया गया कि निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सामान भी लहरों में बह गया। वहां बारिश और बाढ़ के बीच प्रशासन की टीमों ने निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। इसके साथ ही लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की गई। उधर लखनऊ में एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में फंसने से कई लोगों की सांसें अटक गईं। लखनऊ में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक लिफ्ट में फंसे 3 लोगों को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। वो लोग करीब 20 मिनट तक उस लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। इस घटना के बाद लिफ्ट का मेंटेनेंस यानी देखरेख करने वाली कंपनी को नोटिस भेजा गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेमानंद महाराज का समर्थन करते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर सवाल उठाए। एक इंटरव्यू के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यह कह दिया था कि प्रेमानंद न तो विद्वान है और न ही कोई चमत्कारी। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत के श्लोकों का सही अर्थ बताने की चुनौती भी दी थी। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी के तहत 113 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ढोंगी बाबाओं में 2 बांग्लादेशी भी शामिल। पुलिस ने दावा किया कि दोनों बांग्लादेशी नाम बदलकर काफी वक्त से हरिद्वार में रह रहे थे। 2 बांग्लादेशी भी सम्मिलित हैं जो उर्स में यहाँ पर आए थे और उसमें अपना भेष बदल के अपना यहाँ पर घूम रहे थे। उधर बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले के सामने काले झंडे दिखाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। पूरा बवाल पटना के गांधी मैदान इलाके में हुआ। वहां धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, तभी वहां एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने पर हो रही देरी को लेकर अपना विरोध जताया और इस मुद्दे पर वो लोग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले के सामने काले झंडे लेकर पहुंच गए। लेकिन वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ उन्हें ऐसा करने से रोका बल्कि उन्हें दौड़ा कर पीट दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा। किसी ने उन पर थप्पड़ बरसाए तो किसी ने लातों से मारा। एक आदमी ने तो सड़क के किनारे रखी कुर्सी उठा ली और उससे उनकी पिटाई की। इस बीच बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने एक बड़ी ईंट से भी हमला करना चाहा, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक दिया। इससे पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहां काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को तुरंत ही केंद्रीय मंत्री के काफिले से दूर कर दिया गया। इसके बाद उन लोगों को तब तक पकड़कर रखा गया जब तक धर्मेंद्र प्रधान का काफिला वहां से गुजर नहीं गया। जैसे ही काफिला गुजरा,
बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर एक साथ टूट पड़े। इस मारपीट में एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त बवाल हो गया जब एक ट्रक में गोमांस ले जाने की अफवाह फैल गई। इसके बाद नाराज लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तोड़फोड़ का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। यही नहीं, ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की भी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना की वजह से सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सड़क पर बवाल की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और इस घटना का पता चलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच में पता चला कि ट्रक के अंदर गोमांस नहीं भरा था, बल्कि उसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियां थीं। पुलिस के मुताबिक मरे हुए जानवरों की हड्डियां राजस्थान के भरतपुर नगर निगम से नीलामी में खरीदी गई थीं और ट्रक के जरिए भरतपुर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले जाई जा रही थीं। नीलामी से जुड़े कागज भी ट्रक के ड्राइवर के पास से मिले, लेकिन अफवाह यह फैल गई कि ट्रक में गोमांस भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इसका पता चलने के बाद आगरा के अहमदुल्ला थाना इलाके में कुछ लोगों ने उस ट्रक को रोक दिया और फिर उस ट्रक पर टूट पड़े। एक आदमी पत्थर से ट्रक की हेडलाइट तोड़ने में जुट गया, जबकि एक दूसरा आदमी ईंट से ट्रक के आगे वाले शीशे को तोड़ता नजर आया। दो लोग ट्रक के दरवाजों को उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसी तरह एक लड़का ट्रक के ऊपर चढ़ गया और वहीं से जोर जोर से नारे लगाने लग गया। आगरा के एतमादुल्ला थाना इलाके में सड़क पर हंगामे की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। जांच के दौरान पुलिस को ट्रक के अंदर से गोमांस नहीं बल्कि मरे हुए जानवरों की हड्डियां मिली। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर में वहां के नगर निगम ने मरे हुए जानवरों की हड्डियों की नीलामी की थी और उन हड्डियों को भरतपुर से यूपी के सहारनपुर ले जाया जा रहा था। ट्रक के ड्राइवर के पास नीलामी से जुड़े कागज भी मिले। नगर निगम भरतपुर द्वारा जो मृतक जानवर हैं उनकी हड्डियां विक्रय की गई है नीलामी के द्वारा, जिन्हें उक्त वाहन द्वारा सहारनपुर ले जाया जा रहा था। लेकिन अफवाह ये फैल गई कि ट्रक में गोमांस ले जाया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि इसका पता चलने के बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने आगरा के रामबाग इलाके में उस ट्रक को रोक दिया और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर तोड़फोड़ करने वालों की तलाश शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात यह है कि बिल्कुल ठीक किया पुलिस ने आगरा में कि इनकी तलाश शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहा है तलाश हो भी सकती। गोरक्षा के नाम पर किसी को भी मारने पीटने वालों, किसी के भी ट्रक को तोड़ देने वालों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आगरा में हाईवे पर हंगामा कर दिया कुछ लोगों ने कि गोमांस ले जा रहे, ट्रक में ले जा रहे थे, यह हंगामा कर दिया। हाईवे पर देर तक ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रक में तोड़फोड़ कर दी, बुरी तरह मारपीट कर दी और गोमांस था ही नहीं। मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी और बिल्कुल कानूनी तरीके से सरकारी विभाग से नीलामी में खरीद कर ले जा रहे थे। भरतपुर नगर निगम ने नीलामी की थी, उसमें खरीद कर ले जा रहे थे। जानवरों की हड्डियों से कई चीजें बनती हैं। बाकायदा सरकारी विभाग भरतपुर नगर निगम वो नीलामी किया उसने इसकी, लोग खरीदते हैं। वो लेकर जा रहे थे और लोग ये कहते हुए ट्रक पर आ गए कि गोमांस ले जा रहे हैं। अरे आपको शक भी है तो पुलिस से बोलो ना, आप कौन होते हो तोड़फोड़ करने वाले, मारपीट करने वाले, हाईवे रोकने वाले? जिन सब लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई आप करोगे? जिनको मारा उनकी, जिनका सामान खराब किया उनकी, जिनका ट्रक तोड़ दिया उनकी, जो लोग जैम में फंस गए उनकी सबकी भरपाई करोगे? ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलते? ऐसे लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलते? पुलिस कह रही है इनको पकड़ के इन पर कार्रवाई करेंगे। दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, पकड़िए इनको। किस तरह के सेवक हैं ये समाज के? एक तो ये नेता बनने का तरीका हो गया है, ऐसा लगता है नेता बनने का तरीका हो गया। खुद ही कानून है, खुद ही पुलिस है, ये खुद ही अदालत है, खुद ही जज बन बैठे। अरे आप कानूनी तरीके से करो ना जो आपको करना है, बिना देखे कि कौन है, क्या है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। आप बस लग जाते हो तोड़फोड़ करने, मारपीट करने। पुलिस कह रही है एक्शन लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन भरपाई कौन करेगा? वसूली करवाओ ना ऐसे लोगों से, तब तो थोड़ा कानून के दायरे में रहकर करें जो ये कर रहे हैं। ट्रक के ड्राइवर के पास हड्डियों के पूरे कागज थे, पुलिस बता रही है। पुलिस ही बता रही है कि सब कानूनी तरीके से हो रहा था।
तो जब सब कानूनी तरीके से हो रहा था तो ये लोग सड़क पे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? और पुलिस कहां थी? ये लोग क्या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं? एक तो ये मानेंगे अपनी गलती कि इन्होंने ऐसा किया, या तो ये मानेंगे नहीं, या इनको कागज वागज कुछ समझ में आते नहीं है। कागज थे भाई, कैसे कह देते हैं ये कि फलां ट्रक में गोमांस है? कैसे कह देते हैं? ऐसे तो कोई भी कारोबारी दुश्मनी हो किसी की, इनको बोल दो, किसी कारोबारी से दुश्मनी है, इनको बोल दो कि भाई गोमांस जा रहा हो, हमले करवा दो इनसे। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ये लोगों में डर बैठाने निकले हैं, तो इनके मन में कानून का डर कौन बैठाएगा? आउटसोर्स कर दिया गया है। इस केस में एक्शन लिया भी जाए तो क्या ऐसा एक्शन होगा कि आगे कोई बेकसूर लोगों के साथ मारपीट ना कर पाए? और कितने सारे तो कानूनी वैध धंधे करने लोग छोड़ देंगे अगर ऐसे होता रहा। सामान ही नहीं ले जाने दे रहे एक जगह से दूसरी जगह, कानूनी सामान ले जा रहे हैं। इनसे पैसे वसूले जाएं, नुकसान के पैसे देंगे सबको। 100 बात की एक बात, उधर लखनऊ में अवैध तरीके से बने कई मकानों को ढहा दिया गया। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध कब्जों को ढहा दिया। बताया गया कि अवैध तरीके से बनाए गए मकानों, दुकानों और झोपड़ियों को हटाने के लिए पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन तय समय पर अवैध कब्जा न हटाए जाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर वेतन बढ़ाए जाने की मांग पर हड़ताल पर चले गए। उन्होंने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। साल 2018 और 2019 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी और आरोप लगे इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी। जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश देने के मकसद से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट के सभी मंत्री और विधानसभा के स्पीकर भी इस अभियान से जुड़े और उन्होंने भी साइकिल से ही यात्रा की। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी नाम की महिला की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। जांच के दौरान 2 नए वीडियो सामने आए। इसके बाद निक्की की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ गया। जो वीडियो सामने आए उनमें पहला वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। उस वीडियो के आधार पर यह दावा किया गया कि जिस वक्त निक्की जली थी उस वक्त आरोपी विपिन भाटी घर पर मौजूद ही नहीं था। दावा यह किया गया कि विपिन उस वक्त घर के नजदीक अपने दोनों बच्चों के साथ एक दुकान पर गया था, जबकि दूसरा वीडियो निक्की के अंतिम संस्कार के वक्त का मिला। मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किए गए उस वीडियो में विपिन के पिता यानी निक्की के ससुर उनका अंतिम संस्कार करते दिखे, जबकि इससे पहले निक्की के मायके वालों की तरफ से पुलिस में यह मामला दर्ज करवाया गया था कि दहेज के लिए विपिन और उसके घर वालों ने निक्की को जिंदा जलाकर मार दिया। निक्की और विपिन के 6 साल के बेटे ने भी पुलिस को गवाही दी थी कि उसकी मां को उसके पापा ने ही कुछ छिड़क कर लाइटर से आग लगा दी थी। पुलिस ने निक्की को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में उनके पति विपिन भाटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। निक्की के पिता ने बताया कि साल 2016 में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों कंचन और निक्की की शादी 2 सगे भाइयों रोहित और विपिन से की थी। शादी में उन्होंने गाड़ी, सोना चांदी और खूब सारा सामान दिया था। निक्की के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही विपिन और उसके घर वालों ने दोनों बेटियों को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। निक्की के पिता ने दावा किया 21 अगस्त को विपिन और उसके घर वालों ने ही मिलकर उनकी बेटी को मारा पीटा और जिंदा जला दिया था। लेकिन इस मामले में सामने आए 2 नए वीडियो ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया। पहले वीडियो में विपिन अपने घर के नजदीक सड़क किनारे एक दुकान पर खड़ा दिखाई दिया। दुकान पर उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी दिखाई दिए। दुकान के सामने एक सफेद कार खड़ी दिखाई दी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड इस वीडियो में 21 अगस्त की तारीख वक्त शाम के 5:42 का दिखा। दावा किया गया कि शाम के 5:42 के आसपास ही निक्की घर में संदिग्ध हालात में जल गई थी और उन्हें जलाने का आरोप विपिन और उनके परिवार पर लगा था।
सीसीटीवी वीडियो में विपिन दुकान के बगल वाली गली में बिजली की रफ्तार से भागता दिखाई दिया। करीब 30 सेकंड बाद ही वो घबराया हुआ उसी रफ्तार से उस गली से बाहर आकर दुकान पर मौजूद व्यक्ति को कुछ बताता दिखा। इस दौरान उसने सड़क के किनारे खड़ी उस कार का दरवाजा भी खोला। अफरा तफरी के बीच कुछ और लोग विपिन के घर की तरफ भागते दिखे। पुलिस जांच के दौरान जो दूसरा वीडियो मिला उसमें विपिन के पिता यानी निकी के ससुर निकी का अंतिम संस्कार करते दिखे। अंतिम संस्कार के वक्त निकी के भाई और चाचा भी वहां खड़े दिखाई दिए। यानी निकी के अंतिम संस्कार के वक्त दोनों परिवारों के लोग मौजूद थे, जबकि निकी की बड़ी बहन कंचन ने पुलिस को यह बताया था कि निकी को जलाने के बाद विपिन समेत सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस विपिन के नए वीडियो और निकी के अंतिम संस्कार वाले वीडियो की जांच में जुट गई। पुलिस ने निकी के अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी। इस सब के बीच इस मामले में नोएडा के उस अस्पताल का एक पर्चा भी सामने आया जिस अस्पताल में निकी को जलने के बाद सबसे पहले ले जाया गया था, लेकिन निकी की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें नोएडा के उस अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाना पड़ा था। नोएडा के अस्पताल के पर्चे में निकी के बारे में सारी जानकारियां लिखी गई थी। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को वो पर्चा दिया। अस्पताल के पर्चे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, क्योंकि उसमें निकी के बुरी तरह झुलसने की वजह घर में रखे गैस सिलेंडर के फटने को बताया गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाते वक्त एक पर्चा तैयार किया जाता है जिसमें मरीज के बारे में हर जानकारी लिखी जाती है। मसलन मरीज की उम्र, उसकी हालत, मरीज की बीमारी, अगर हादसा हुआ है तो हादसे की वजह। 21 अगस्त को जब निकी अपने घर में संदिग्ध हालात में जली थी, झुलसी थी, तब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। निकी को भर्ती करते वक्त अस्पताल में उनसे जुड़ी जानकारी उसी पर्चे पर लिखी गई थी और मरीज को अस्पताल लाए जाने का वक्त शाम के 6 बजे का लिखा गया था। अस्पताल के पर्चे में नीचे निकी का नाम, विपिन का नाम, पता और फोन नंबर लिखा दिखा। मरीज की कंडीशन वाले कॉलम में क्रिटिकल यानी गंभीर लिखा नजर आया। पर्चे पर सबसे नीचे हिस्ट्री वाले कॉलम में घर पर गैस सिलेंडर फटने से मरीज काफी गंभीर तरह से जल गया लिखा हुआ दिखाई दिया। मतलब अस्पताल के पर्चे में निक्की भाटी के जलने की वजह गैस सिलेंडर में ब्लास्ट को बताया गया था। जबकि पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही टीम जब विपिन भाटी के घर पहुंची थी तब वहां सिलेंडर फटने के कोई सबूत नहीं मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को वहां से थिनर की एक बोतल और एक लाइटर मिला था। निकी के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। कोर्ट से हमारा न्याय मिलना चाहिए और इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। पुलिस ने अस्पताल के पर्चे से मिली जानकारी के बाद अस्पताल प्रशासन से भी पूछताछ की तैयारी कर ली ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सिलेंडर फटने वाली बात अस्पताल में किसने बताई थी और निकी को अस्पताल पहुंचाने वालों में कौन कौन शामिल था। क्योंकि निकी की बड़ी बहन कंचन ने पुलिस को यह बताया था कि आग लगाने के बाद विपिन और उसके घर वाले वहां से फरार हो गए थे। कुछ पड़ोसियों की मदद से वो अपनी बहन निक्की को लेकर अस्पताल भागी थी। निकी भाटी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में जांच के दौरान पुलिस को विपिन के खिलाफ पिछले साल दर्ज हुई एक और एफआईआर के बारे में भी जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक एक लड़की ने ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस लड़की ने विपिन पर आरोप लगाया था कि उसने अगवा कर उसके साथ मारपीट की थी। यानी विपिन भाटी का नाम पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में चढ़ चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विपिन का उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी विपिन की पत्नी निकी और उसकी बड़ी बहन कंचन को हो गई। सूत्रों ने बताया कि कंचन और निकी ने विपिन और उस लड़की को एक साथ पकड़ भी लिया था, जिसके बाद उनमें खूब झगड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विपिन ने उस वक्त खुद को बेकसूर बताया था और उस लड़की के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं होने का दावा किया था। सूत्रों के मुताबिक विपिन ने खुद को सही साबित करने के लिए उस लड़की की पिटाई भी कर दी थी। लेकिन उस लड़की ने ग्रेटर नोएडा के जारचा थाने में विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। विपिन के खिलाफ 20 अक्टूबर 2024 को दर्ज उस एफआईआर के मुताबिक विपिन ने अपने साथी तुषार के साथ मिलकर लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाया था। वो उस लड़की को गांव से दूर ले गए थे। इसके बाद उन्होंने उस लड़की के साथ मारपीट और गाली गलौज की थी। एफआईआर में लड़की ने आरोप लगाया कि विपिन और तुषार ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को जांच के दौरान विपिन भाटी की पिटाई का एक वीडियो मिला जिसमें वो लोगों की भीड़ में घिरा दिखाई दिया। गुस्से में आग बबूला लोग उससे हाथापाई करने की कोशिश करते दिखे। एक व्यक्ति तो विपिन का कॉलर पकड़कर उसे धक्का देता दिखाई दिया। हंगामे के दौरान एक लड़की विपिन की गाड़ी के अंदर बैठी नजर आई। बवाल बढ़ता देख उस लड़की ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विपिन के प्रेम प्रसंग की जानकारी निकी और कंचन को हो गई थी
और दोनों ने उसी लड़की के साथ गाड़ी में विपिन को पकड़ लिया था। हंगामा हुआ तो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने विपिन को पीटा भी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाद में आरोप लगाया गया कि विपिन ने अपने घर वालों की नजरों में खुद को सही साबित करने के लिए उस लड़की को ही अगवा कर पीट दिया था। लेकिन हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी निक्की की मौत की असली वजहों की परतें खोलने में पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। निक्की के पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि उसने भागने की कोशिश की तो मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद फिर से पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि इस मामले में विपिन भाटी के रिश्तेदारों ने बड़ा दावा किया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान विपिन के मामा संतराम और उनके बेटे मोनू ने कई बातें बताई जो उस केस में काफी अहम साबित हो सकती हैं। विपिन के रिश्तेदारों ने दावा किया कि विपिन के परिवार ने दहेज की कभी मांग ही नहीं की। विपिन के मामा ने तो यह तक दावा कर दिया कि निक्की के भाई की शादी में निक्की के पिता ने अपने समधी से 35 लाख रुपए दहेज मांगे थे। पैसे नहीं मिलने पर काफी विवाद हुआ था। संतराम के मुताबिक यहां तक कि निक्की के भाई और उसकी पत्नी अलग अलग रह रहे थे। विपिन के मामा संतराम ने यह भी दावा किया कि जिस वीडियो में विपिन निक्की को बाल पकड़कर खींचता हुआ उसकी बेरहमी से पिटाई करता दिखा, वो वीडियो काफी पुराना है। उन्होंने यह भी बताया कि विपिन और निक्की में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान निक्की ने विपिन पर कैंची से हमला कर दिया था। इसी के बाद गुस्से में विपिन ने निक्की पर हमला किया था। जबकि निक्की की बहन कंचन ने दावा किया था कि जिस दिन निक्की जलाई गई थी उसी दिन विपिन ने और उनकी सास यानी विपिन की मां ने निक्की को जानवरों की तरह पीटा था। विपिन के मामा के लड़के मोनू ने दावा किया कि विपिन और निक्की के बीच दहेज का कोई मामला था ही नहीं। मोनू के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा निक्की के सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर होता था। मतलब निक्की की हत्या के मामले में विपिन भाटी के रिश्तेदारों ने विपिन और उसके परिवार को पूरी तरह बेकसूर बताने की कोशिश की। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान विपिन के मामा संतराम ने अपने भांजे और अपनी बहन यानी निक्की की सास को पूरी तरह निर्दोष बताया। संतराम ने दावा किया कि दहेज की मांग विपिन या उसके परिवार ने नहीं की थी, बल्कि निक्की के भाई के लिए निक्की के पिता ने अपने समधी से 35 लाख दहेज की मांग की थी। सब एलिगेशन गलत लगाए जा रहे हैं। दहेज का कोई मैटर नहीं है। दहेज वो मांग रहे थे, क्या नाम है, पल्ला वाले। संतराम के बेटे मोनू यानी विपिन के मामा के बेटे ने भी विपिन के पूरे परिवार को बेकसूर बताया। मोनू ने दावा किया कि निक्की और विपिन में हुई मारपीट के पुराने वीडियो को इस घटना से जोड़कर फैलाया गया। उसमें कैची मारी है, वो आपस में मियां-बीवी में, तो उसने विपिन ने उसको रैप्ट मारा, तो हमारी बुआ छूट कर रही है। बहुत पुराना वीडियो। विपिन के रिश्तेदारों ने बताया कि जिस वक्त निक्की आग में झुलसी थी उस वक्त लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे। उन्होंने दावा किया कि घटना के वक्त मकान के बाहर दुकानों पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड वीडियो में विपिन घर के बाहर अपने बच्चों के साथ खड़ा दिखाई दिया था। यानी विपिन के रिश्तेदारों ने यह साबित करने की कोशिश की कि निक्की के आग में जलने वाली घटना के वक्त विपिन घर पर था ही नहीं। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान विपिन के मामा और उनके बेटे ने यह बात मानी कि विपिन का परिवार निक्की और उनकी बहन कंचन के ब्यूटी पार्लर चलाने और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने से बेहद नाराज था और वो बार बार दोनों से ब्यूटी पार्लर बंद करने और सोशल मीडिया के लिए वीडियो न बनाने के लिए कहते थे। विपिन के रिश्तेदार मोनू के मुताबिक कंचन और निक्की ब्यूटी पार्लर से हुई कमाई को अपने मायके भेजती थी। इस बात पर भी खूब झगड़ा हुआ था। ब्यूटी पार्लर और क्या नाम है इंस्टाग्राम के लिए लेकर विवाद था। ठीक है, जैसे जो भी पैसे थे ब्यूटी पार्लर के अपने घर देती थी, इधर कोई पैसे नहीं देते, तो इनने बंद करा दिया ब्यूटी पार्लर। विपिन के रिश्तेदारों ने बताया कि सोशल मीडिया पर निक्की और कंचन के वीडियो को लेकर लोगों ने भद्दे कमेंट किए थे, जिससे परेशान होकर विपिन और उसके पिता ने दोनों को टोका था। ये सामाजिक लोग थे जी, लोग इधर से उधर गांव में आना जाना था इनका, लोग इन पे भद्दे कमेंट करते थे, आपकी बहू क्या कर रही है। ठीक है, विपिन के रिश्तेदारों के मुताबिक घटना के वक्त घर में सिर्फ कंचन ही मौजूद थी। उस दिन क्या हुआ था इसकी सच्चाई सिर्फ कंचन ही बता सकती है। पुलिस ने इस मामले में कंचन के बयान के आधार पर विपिन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और इस सबके बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी निक्की भाटी हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी। महिला आयोग ने गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। दूसरी तरफ निक्की के परिवार ने एक बार फिर विपिन भाटी के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। मीडिया के कैमरों के सामने निक्की की मां का गला भराया। उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई और मीडिया के कैमरों के सामने आते ही उनका कलेजा फट पड़ा।
निक्की के पिता ने दावा किया कि उन्होंने खुद 1.5 लाख रुपए की मदद कर निक्की के लिए ब्यूटी पार्लर खुलवाया था, जिसे बाद में विपिन के दबाव की वजह से बंद करना पड़ा था। उनके मुताबिक विपिन के बेरोजगार होने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा था। उनका पैसा लगा हो तभी तो 1.5 लाख रुपए मैंने दिया कि ये निजज्जे तो निजज्जे रहेंगे, दारू पीते डोलन दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ। दावा किया जा रहा है कि निक्की और उनकी बहन का ब्यूटी पार्लर ही उनके घर में झगड़े की बड़ी वजह बन गया था। बड़ी खबर आई एससीओ बैठक से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री तियानजिन में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान उनकी कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। भारत साल 2017 से एससीओ का सदस्य है और साल 2022-23 में एससीओ की अध्यक्षता भी कर चुका है। सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो पीएम मोदी की रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग से एससीओ समिट में मुलाकात होने जा रही है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन ये एससीओ क्या चीज है, कौन सा संगठन है ये जिसकी मीटिंग होती रहती है? और समझने वाली बात तो यह है कि अभी जो कुछ दुनिया में चल रहा है उसमें इस एससीओ से भारत को क्या हासिल हो सकता है। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि ये एससीओ है क्या। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो शंघाई तो चीन में, चीन में एक शहर है, उसके नाम पर यह संगठन क्यों है? तो असल में यह संगठन तो है देशों का, लेकिन यह बना था चीन के शहर शंघाई में, इसलिए इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया। वो क्या था, आपको शायद पता हो कि 1991 तक अमेरिका के सामने जो दूसरी बड़ी सुपर पावर थी वो था यूएसएसआर नाम का कम्युनिस्ट देश। सोवियत संघ के नाम से जानते थे उसको, और उसमें रूस को मिलाकर 15 सोवियत रिपब्लिक थे। रूस मुख्य रिपब्लिक था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और ये 15 सोवियत रिपब्लिक 15 अलग देश बन गए। उन देशों में मध्य एशिया में कई देश बने जहां मुसलमान ज्यादा थे, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। स्तान वाले नाम होते हैं इस इलाके में। इनमें 3 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर चीन से लगता था। सोवियत यूनियन टूट गया तो रूस कमजोर पड़ गया था। चीन अभी बड़ी ताकत बन रहा था, लेकिन 1991 में उतनी बड़ी ताकत बना नहीं था। तो रूस और चीन को खतरा था कि इस वाले मध्य एशिया के इलाके में जो ये इतने सारे देश बन गए हैं, यहां अमेरिका ना अपना खूंटा गाड़ दे। अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलिट्री संगठन बनाया हुआ, नेटो आप जानते ही हैं। तो रूस और चीन को यह खतरा था कि उन देशों को अमेरिका लालच दे सकता है कि नेटो आप लोगों की सुरक्षा देख लेगा, आप हमारे साथ आ जाओ। तो उनको डर था कि नेटो तो उनके बिल्कुल बॉर्डर पर आ जाएगा, रूस और चीन के। दूसरा खतरा था यूरोपियन यूनियन, कि वो उनको अपने पाले में न ले ले, क्योंकि उसके भी देश नेटो के साथ थे। तो नेटो बिल्कुल रूस और चीन के बॉर्डर पर आ जाता, यह खतरा था। और एक खतरा यह भी था कि इस इलाके में इस्लाम है, तो कहीं कट्टर इस्लामी संगठन यहां पर पैर ना पसारना शुरू कर दें। उस टाइम अलकायदा था और भी बहुत थे, बाद में IS बना, लेकिन वो सब जो कट्टरवाद था वो एक खतरा था। 3 देशों का चीन के साथ बॉर्डर था, और चीन के साथ जिनका बॉर्डर होता है वहां कुछ ना कुछ बॉर्डर की खटपट भी चलती रहती है चीन के साथ, तो वो भी हो रहा था। तो 1996 में चीन और रूस ने मिलकर शंघाई में एक बैठक बुलाई इन 3 देशों के साथ। कौन से? जिसका चीन के साथ बॉर्डर था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। कि बैठकर सब चीजों पर बात करते हैं, सब मिलकर रहते हैं, आपस में रहते हैं। बेसिकली अमेरिका को नहीं आने देना चाहते थे, व्यापार वगैरह करेंगे। मतलब यह कि अमेरिका के पाले में नहीं जाएंगे, रूस और चीन के साथ रहेंगे। तो ये 5 देश कहलाए शंघाई 5। ये जो 1996 में बैठक हुई, शंघाई 5, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। बाकी जो 2 नए स्थान बने थे, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, फिर उनको भी इन्होंने शामिल होने के लिए बुलाना शुरू किया, लेकिन तुर्कमेनिस्तान ने फैसला किया कि वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। उसने बोला हम अमेरिका के साथ भी नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं जाएंगे, सबके साथ दोस्ती बनाकर रखेंगे। वो नहीं आया।
उज्बेकिस्तान इन 5 शंघाई 5 के साथ आ गया और 2001 में इन 6 देशों ने मिलकर यह संगठन बना लिया, जिसका नाम चीन के शंघाई शहर पर ही रखा गया। तो शंघाई 5 के बाद जब उज्बेकिस्तान जुड़ गया तो यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, SCO। बाद में इसमें 4 और देश जुड़ गए, जिसमें 2017 में भारत भी शामिल हो गया। यानी अब 10 देशों का यह संगठन है। पहले वाले 6, तो उनके साथ 4 कौन जुड़े? भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। यानी एक तरह से रूस और चीन वाला गुट है। एक रूस और चीन वाला गुट ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स यानी BRICS। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वो पूरी दुनिया के लेवल पर व्यापार और दूसरी पार्टनरशिप देखता है। वो ग्लोबल लेवल पर देखता है, पूरी दुनिया के लेवल पर। सेना वाला गठजोड़ नहीं है इनका। ये SCO भी जो है, ये सेना वाला गठजोड़ नहीं है। जैसे नेटो जो है वो सेना का गठजोड़ है। ये मध्य एशिया के इस्लामी देशों वाला है। तो इसका फोकस रहता है कि इस इलाके में कट्टरवाद और आतंकवाद न फैले। रूस और चीन अपने पड़ोस में इस्लामी कट्टरवाद को बिल्कुल बढ़ने नहीं देना चाहते। अब आप कहोगे कि आतंकवाद ना फैले, इसके लिए संगठन बनाया हुआ है इस इलाके में, तो पाकिस्तान को क्यों ले रखा है? तो इसीलिए ये वाली जो बैठक होनी जा रही है, जिसमें भारत और रूस और चीन तीनों के नेता मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई है बहुत ज्यादा। जब इस सब के बाद, पहलगाम के बाद, ईरान युद्ध के बाद, भारत ये वाला मैदान खाली नहीं छोड़ सकता। रूस के साथ तो रिश्ते पुराने हैं ही, और अब ट्रंप ने जो रूस के नाम पर टैरिफ लगाए हैं, तो ये मौका भी है जब भारत और रूस का रिश्ता और मजबूत हुआ है। रूस है तो चीन को बैलेंस करता है इस संगठन में भारत के लिए, और इस टैरिफ की लड़ाई में चीन को भी भारत का साथ चाहिए। तो वहां भी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी पर तो दुनिया की नजर है, और पाकिस्तान ने अमेरिका से पिंगे बढ़ाकर भी इस वाले संगठन के बाकी देशों में शंका पैदा कर दी। मुनीर ट्रंप के साथ लंच डिनर कर रहे हैं, तो ये तो इस संगठन के बाकी देश देख ही रहे हैं ना, क्योंकि इस संगठन में रूस भी है, ईरान भी है, चीन भी है, और भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता है। यहां पाकिस्तान के लिए मैदान खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये वो मैदान है जहां ट्रंप से बढ़ती हुई दोस्ती पाकिस्तान के लिए बड़ा माइनस पॉइंट है। और जो दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, उसमें जो धड़े बन रहे हैं, वो धड़े बन रहे हैं व्यापार के। सेना की लड़ाई वाले धड़े तो हैं ही, व्यापार की लड़ाई वाले धड़े भी बड़े हो गए हैं। ट्रेड वॉर बड़ी होती जा रही है। ट्रेड वॉर में अगर ट्रंप का अमेरिका अपनी पैंतरेबाजी दिखा रहा है, तो रूस और चीन के धड़े को भारत बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत के लिए बड़ी अहमियत इस संगठन की यह है कि इस इलाके के इस्लामी देश हैं, यह भी एक बड़ी अहमियत है। इनको अपने पाले में रखकर यह बताना है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर क्या आतंकवाद का खेल खेलता रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग, ये तीनों जब बड़े नाम एक साथ होंगे, तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो वैसे ही अलग देखेगा। इस सीन के बनते ही आउट ऑफ सीन है। तो ये बड़ी गेम चल रही है दुनिया में। कई बिसातें बिछी हुई हैं। हर बिसात पर भारत को अपना एंगल देखते हुए कदम बढ़ाने हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO उसमें बहुत अहम है। तो अगली बार कोई आपको बड़ी बड़ी थ्योरियां सुनाकर वर्ल्ड ऑर्डर बताए ना, तो आप भी पीछे मत रहना। SCO वाला खेल क्या है, इस गेम को आप भी समझना और सबको समझा भी देना। 100 बात की एक बात। इधर हॉकी इंडिया ने एशिया कप में दर्शकों के लिए स्टेडियम में फ्री एंट्री की घोषणा कर दी। हॉकी इंडिया ने ऐलान किया कि 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में होने वाले हॉकी के एशिया कप में स्टेडियम की टिकटें मुफ्त में दी जाएंगी। इसके लिए दर्शकों को हॉकी इंडिया के ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद वो राजगीर स्टेडियम में फ्री में एंट्री ले सकेंगे। टेनिस टूर्नामेंट US ओपन में अपना पहला ही मुकाबला हारने के बाद यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी पेत्रा क्विटोवा ने संन्यास का ऐलान कर दिया। पेत्रा 2 बार टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की विजेता रह चुकी हैं। US ओपन में उन्हें फ्रांस की टेनिस खिलाड़ी डियन पैरी ने 6-1, 6-0 से हराया। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 2 नए युद्धपोतों INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया।
ये दोनों युद्धपोत पूरी तरह भारत में ही बनाए गए हैं और इनमें अत्याधुनिक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी धर्मों के लोगों को साथ रहने और सभी समुदायों के लोगों के संगठन पर जोर दिया। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। उधर बिहार की राजधानी पटना में 2 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का भी दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वहां साजिश के तहत सड़कों पर उपद्रव किया गया था और उपद्रव की पूरी साजिश 1 हफ्ते पहले बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बवाल और उपद्रव करने के लिए लोगों को पैसे देकर बाहर से बुलाया गया था। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि 15 अगस्त की शाम को पटना के इंद्रपुरी इलाके में कार के अंदर से 2 बच्चों के शव मिले थे। दोनों आपस में भाई बहन थे। परिवार वालों ने आशंका जताई कि दोनों की पहले बेरहमी से हत्या की गई, फिर कार में शव को छिपा दिया गया था। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में केस दर्ज कराया। आरोप लगाया गया कि कई दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से मामले में कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोग पटना के अटल पथ पर उतर आए। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब बवाल कर रहे लोगों ने बाइक और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सड़क पर एक साथ कई गाड़ियां जलती नजर आईं। इस घटना की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। बवाल कर रहे लोग पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक लोगों ने पथराव करने के साथ कांच की बोतलों से भी हमला किया। कानून को अपने हाथ में लिया गया और यहाँ पे पुलिस बल जो आई हुई थी उस पर पथराव भी किया गया और शीशों से वार किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। दावा किया गया कि बवाल कर रहे लोगों ने वहां से गुजरे एक मंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियों पर भी हमला किया था। इस अटल पथ को जाम करके और पूरा हंगामा कर रहे थे और तभी जब मंत्री का काफिला गुजरा तो लोगों का गुस्सा मंत्री के काफिले पर फूट पड़ा। पुलिस ने दावा किया पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत अटल पथ पर बवाल किया गया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बवाल की साजिश 1 हफ्ते पहले बनाई गई थी और इसके लिए पैसे देकर बाहर से लोगों को बुलाया गया था। और पटना पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाहर से आए लोगों ने पुलिस पर पथराव और कांच की बोतलों से हमले किए थे। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि जांच में यह बात भी सामने आई कि अटल पथ को जैम करने से पहले उस इलाके की बिजली काट दी गई थी। दावा किया गया कि बिजली काटने के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और जब पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो लोग भड़क गए थे और पुलिस के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया था। पटना के अटल पथ पर बवाल इसलिए हुआ क्योंकि 15 अगस्त की शाम को पटना के इंद्रपुरी इलाके में एक कार के अंदर से 2 बच्चों के शव मिले थे। उनकी पहचान 5 साल के दीपक और 7 साल की लक्ष्मी के तौर पर हुई थी। दोनों भाई बहन थे। परिवार के मुताबिक दोनों बच्चे मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ने गए थे और शाम को उनके शव मिले थे। एक ही परिवार के 2 बच्चों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया था, लेकिन आरोप लगाया गया कि इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 15 तारीख को मर्डर हुआ है, अभी तक पता नहीं चलेगा। 2 दिन में रिपोर्ट आता है, आज होता है, बिहान आता है। ये लोग पैसा ले लिया है और सुत गया है। परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कई बार इलाके में प्रदर्शन भी किए। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि जांच में हत्या की पुष्टि नहीं हुई। जब तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई जाती है इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है उससे हत्या की क्लैरिटी अब तक नहीं आई है। इस घटना के बाद पटना के अटल पथ और इंद्रपुरी इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इधर दिल्ली में एक महिला ने एक आवारा कुत्ते को पीटने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। घटना दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हुई। वहां 5 साल के एक बच्चे पर उस आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया था। बच्चा उस कुत्ते के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया था। उस बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चे को बचा लिया, लेकिन इसके बाद कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाली वो महिला वहां पहुंच गई और उन्होंने लोगों पर उस कुत्ते की पिटाई करने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक लोगों ने डंडों से उस कुत्ते को बुरी तरह पीटा, जिससे वो जख्मी हो गया और इसीलिए उन्होंने वहां बवाल मचा दिया। उन्होंने उस कुत्ते का वीडियो बनाते हुए आरोप लगाया कि उस कुत्ते को लाठियों से पीटा गया। उस वीडियो में वो कुत्ता एक गाड़ी पर बैठा नजर आया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। ये कुत्ते को मारा इन्होंने डांडी लट्ठों से
किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैंने बोला भी कि प्लीज आ जाइए, देखिए इसको कितनी चोट लगी हुई है इस बच्चे को। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि नगर निगम वाले पहले ही वहां मौजूद सभी कुत्तों को उठाकर ले जा चुके हैं और अगर इस कुत्ते को नहीं बचाया गया तो पुलिस वाले सुबह तक उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। ये सारा बवाल उस वक्त मचा जब उस आवारा कुत्ते ने एक 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। उसने उस बच्चे को बुरी तरह नोच डाला, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद उस बच्चे के पिता ने नगर निगम में शिकायत कर उस कुत्ते को शेल्टर होम में भेजने की मांग की। उधर यूपी के कानपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दीपक चौधरी नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 25 साल के दीपक महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले थे और 2 साल से IIT कानपुर में नौकरी कर रहे थे। कमरे में सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उन्होंने खुद को नाकाम बताया और खुदकुशी करने के लिए परिवार से माफी मांगी। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को चिट्ठी लिखी और यूक्रेन के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत शांति की तरफ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाओं के लिए ज़ेलेंस्की ने उनका आभार व्यक्त किया। बाबा रामदेव ट्रैफिक जैम की वजह से दिल्ली में हो रहे गोरखाली समुदाय के राष्ट्रीय समारोह में नहीं पहुंच पाए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी से ही समारोह में शामिल लोगों के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा और कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने के लिए खेद जताया। संयोग ऐसा बन गया कि मैं दिल्ली में होकर के भी, रास्ते में होकर के भी नहीं पहुंच सका, लेकिन मुझे खुशी है कि सब कार्यकर्ताओं ने अप्रतिम पुरुषार्थ किया है। देश भर के विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाले आयोग UGC ने उच्च शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए जिनमें कई विषयों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। नए पाठ्यक्रम में करीब हर विषय में भारतीय परंपरा पर जोर दिया गया। गणित विषय का सिलेबस मंदिरों के आर्किटेक्चर से प्रेरित होगा। वहीं केमिस्ट्री में सरस्वती वंदना को शामिल किया गया। अमेरिका के टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी से जुड़ी चिंताओं की वजह से भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 849 अंक गिर गया तो निफ्टी लुढ़ककर 24,712 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 3,39,000 करोड़ रुपए डूब गई। FMCG को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, मेटल और PSU बैंक सेक्टर के शेयरों में रही। उधर लद्दाख के द्रास जाते वक्त केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक नदी में फंसे लोगों को देखकर अपना काफिला रोक दिया। उन्होंने तुरंत बचाव टीम और पुलिस को वहां बुला लिया। इसके बाद उस नदी में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। किरेन रिजिजू जिस रास्ते से द्रास जा रहे थे उस रास्ते के किनारे पर बह रही नदी में एक गाड़ी पलट गई थी। इसके बाद उस गाड़ी में फंसे दोनों लोग किसी तरह बाहर आए और गाड़ी के ऊपर चढ़कर खड़े हो गए। वो वहां खड़े होकर मदद मिलने का इंतजार करने लगे। उसी वक्त किरेन रिजिजू का काफिला वहां आ गया और उन्हें देखते ही किरेन रिजिजू ने अपना काफिला रोक दिया। वो तुरंत गाड़ी से बाहर आए और सड़क किनारे खड़े होकर नदी के बीचों बीच फंसे उन लोगों से बात करने की कोशिश की। ब्रेक फेल हुआ क्या? ब्रेक फेल कैसे गिर गया? हाथ में चोट लगा। वहां सड़क किनारे बह रही नदी में वो गाड़ी पलटी नजर आई। इसके बाद उसमें सवार दोनों लोग उस गाड़ी के ऊपर चढ़कर खड़े हो गए। उनकी मदद के लिए किरेन रिजिजू ने फौरन पुलिस और बचाव टीम को वहां बुला लिया, लेकिन किरेन रिजिजू ने उनके आने तक का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद बचाव टीम वहां पहुंची और नदी के बीचों बीच फंसे उन दोनों लोगों को बचाने में जुट गई। किरेन रिजिजू तब तक वहीं खड़े रहे जब तक वो दोनों सही सलामत बाहर नहीं आ गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। वहीं किरेन रिजिजू भी अपने काफिले के साथ द्रास के लिए रवाना हो गए। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सांसद विधायक संवाद नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2 दिन चले इस कार्यक्रम में राजस्थान के कई सांसदों, विधायकों के अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरे बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक भी लिया। सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा की और इस दौरान सभी नेताओं से सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में सहयोग की भी अपील की गई।